हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो टेंस में आपकी मास्टरी होना बहुत ज़रूरी है। टेंस समझ आ गया, समझो आधी इंग्लिश आ गई। ठीक सुना आपने, टेंस समझ आ गया, समझो आधी इंग्लिश आ गई। इसीलिए यू स्पीक चैनल पर मैं आपके लिए टेंस फॉर बिगिनर्स सीरीज शुरू कर रहा हूं। इस सीरीज में 12 टेंसेस के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। एक्सरसाइज और होमवर्क भी होंगे, साथ ही प्रत्येक टेंस पर प्रैक्टिस वीडियो भी होगा। फ्रेंड्स, इस सीरीज का मकसद है कि आपको टेंस के बेसिक्स क्लियर हो जाएं और आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएं। इसलिए आप सारे वीडियो ध्यान से देखें, पूरा देखें, साथ ही साथ होमवर्क और एक्सरसाइज भी करें और प्रैक्टिस वीडियो भी ज़रूर देखें। अगर आपने ये कर लिया तो आप घर बैठे ही टेंस के मास्टर हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये एजुकेशनल वीडियो है जो आपको इंग्लिश बोलना सीखने में आपकी मदद करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल पर मिलते रहें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी करें और अपना कमेंट देकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं। टेंस सीरीज फॉर बिगिनर्स। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा डिस्कशन टेंस के बारे में करेंगे। टेंस यानी समय या काल। टेंस शब्द लैटिन भाषा के टेम्पस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टाइम अर्थात समय। टेंस से हमें दो बातें पता चलती हैं। एक तो काम, एक्शन या वर्क, कोई काम कितना हो चुका है, और उस काम के होने का समय। ये दो बातें हमें टेंस से पता चलती हैं। कोई एक्शन या वर्क कितना हो चुका है, अभी चल रहा है, खत्म हो गया है, आगे होने वाला है। दूसरा, उस कार्य के होने का समय, वो काम हो चुका है, चल रहा है या आगे होगा। ये दो बातें हमें टेंस से पता चलती हैं। समय आपको मालूम है 3 प्रकार का होता है। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर यानी जो अभी आने वाला है। इसी आधार पर टेंस को भी 3 भागों में बांटा गया है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्यकाल। इन तीनों टेंसेस को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होंगे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होंगे: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, टेंस शुरू करने के पहले कुछ चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं पहले उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। आप देखें, हिंदी और इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है। हर भाषा का अपना नियम होता है, अपना रूल होता है, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चूँकि हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। नीचे 2 सेंटेंसेस आप देख रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये हिंदी का सेंटेंस है। आप यहाँ देखें, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं यहाँ पर क्या है? कर्ता यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्रिकेट आया, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद खेलना क्रिया है जो सबसे बाद में आई। तो हिंदी में जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें पहले कर्ता आता है और क्रिया सबसे बाद में आती है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स उसके बीच में आते हैं। आप इंग्लिश सेंटेंस को देखें, आई प्ले क्रिकेट। आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, कर्ता है जो सबसे पहले आया। आई के बाद आया प्ले, प्ले यानी खेलना, खेलना क्रिया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। ऑब्जेक्ट उसके बाद आया क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। तो इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें कर्ता पहले होता है, उसके बाद क्रिया आती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इंग्लिश में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद सीधे वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स उसके बाद आते हैं। अब एक प्रश्न ये उठता है कि हम कर्ता को कैसे पहचानें। तो मैं इसका एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताता हूँ। जो भी सेंटेंस है उसमें आप प्रश्न पूछिए कौन। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। कौन क्रिकेट खेलता है? मैं। उत्तर क्या आया? मैं। तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट है यानी कर्ता है। क्रिया क्या है? क्रिया जो भी काम हम करते हैं वो क्रिया है।
खेलना, कूदना, लिखना, पढ़ना, खाना, सोना, आना, जाना, ये क्रियाएं हैं। यहां पर खेलना एक क्रिया है, तो इंग्लिश में खेलना को प्ले बोलते हैं, इसीलिए सब्जेक्ट के बाद सीधे प्ले आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑब्जेक्ट उसके बाद आया। इंग्लिश में अगर आपने सब्जेक्ट पहचान लिया और वर्ब पहचान लिया तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं, वर्ब का कौन सा रूप हम प्रयोग में लाते हैं, इसी पर पूरा टेंस बेस्ड है। तो आपको यही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, वर्ब का कौन सा रूप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली यूज हो रहा है, इसी पर पूरा टेंस बेस्ड होगा। दूसरा है वर्ब यानी क्रिया। मैंने आपको बताया कि जो भी काम हम करते हैं उन्हें क्रियाएं कहते हैं, वर्ब कहते हैं। इंग्लिश में मेन वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इनको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म भी हम बोलते हैं। यहां पर जब हम यूज करेंगे तो हम फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ही उसको बोलेंगे। आप देखिए यहां पर जो वर्ब देख रहे हैं, ईट यानी खाना एक वर्ब है, स्लीप यानी सोना, प्ले यानी खेलना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना। ईट का सेकंड फॉर्म है एट, थर्ड फॉर्म है ईटन। स्लीप का सेकंड फॉर्म है स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट है। इसी तरह प्ले का है प्ले, प्लेड, प्लेड, रीड, रेड, रेड, राइट, रोट, रिटन। यहां पर आप देखिए 5 वर्ब्स हैं, जिसमें प्ले में ईडी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गया, लेकिन बाकी वर्ब्स के सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर वर्ब्स में लास्ट में हम ईडी लगाकर उनका सेकंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। बाकी वर्ब्स के ऊपर एक डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपको ये जानना है कि क्रियाएं क्या होती हैं और उनके 3 फॉर्म होते हैं। आइए हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हमें आदत या दैनिक क्रिया पता चलती है, हैबिचुअल या रूटीन एक्शन में पता चलता है। जैसे जो हैबिट है आपकी या जो रूटीन एक्शन है जो रोज रूटीन में होता है, ऐसी बातों को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूं, मेरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं। वह मंगलवार को मंदिर जाता है, ये उसका रूटीन है कि वो हर मंगलवार को मंदिर जाता है। दूसरा, सार्वभौमिक सत्य या तथ्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ या यूनिवर्सल फैक्ट्स को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, ये जनरल फैक्ट्स है, ये हर जगह सही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हैबिचुअल एक्शंस और रूटीन एक्शंस के बारे में बताता है। दूसरा, यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल फैक्ट्स के बारे में बताता है। हिंदी में क्या पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अगर हिंदी में पहचानना है तो आप देखिएगा, इसमें मेन वर्ब्स में ता है, ते हैं, ती हैं, ताहूं इत्यादि आता है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं, मेन वर्ब क्या है? खेलना, खेलता हूं, ता हूं यहां पर आया है। वह रामायण पढ़ता है, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, पढ़ना में आया पढ़ता हूं, ता हूं लास्ट में आया है। तो हिंदी में अगर आपको पहचानना है तो आप देखिए मेन वर्ब्स में ता है, ती है, ता हूं, ते हैं इत्यादि आता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं? मैंने आपको मेन वर्ब्स बताई थी, यहाँ पर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं जो टेंस में यूज होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज ये 2 हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, यानी बहुवचन कर्ता के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं, और आई और यू के साथ भी हम डू का प्रयोग करते हैं। डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। 5 तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये 5 सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य WH विद WH, ये 5 तरह के सेंटेंसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सकारात्मक वाक्य वे वाक्य हैं जो नकारात्मक नहीं होते, जहां पर नहीं आता,
और जो प्रश्नवाचक भी नहीं होते, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इंग्लिश में उनको अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसी तरह नकारात्मक वाक्य यानी निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जहां पर नहीं आता है। प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न भी पूछा जाता है और वो निगेटिव भी होते हैं, यानी उनमें नहीं भी आता है, ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जिसमें WH वर्ड्स आते हैं, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के WH वर्ड्स के साथ भी प्रश्नवाचक वाक्य बनते हैं। तो इन 5 तरह के वाक्यों को हम बनाना आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आप देखिए। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ES लगाएंगे कुछ केसेस में, और ऑब्जेक्ट उसके बाद आएगा। जैसा मैंने आपको बताया, इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के साथ तुरंत बाद वर्ब का यूज़ हम करते हैं। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, इसी से यह निश्चित होता है कि वह कार्य या एक्शन कब हो रहा है, कब हुआ है या कब होगा। वर्ब के फॉर्म से ही उसका टेंस निर्धारित होता है। यहां पर देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में S या ES हम लगाएंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। I और U के साथ भी हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, यानी उसमें कोई भी S या ES नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल टेंस है, जहां पर सब्जेक्ट होगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या सब्जेक्ट I और U है तो आपको वर्ब वैसे की वैसी लिख देना है। जैसे प्ले वर्ब है, अगर I सब्जेक्ट आया तो प्ले को I के साथ वैसा का वैसा लिख देना, I प्ले। U सब्जेक्ट है तो U के साथ प्ले वैसे का वैसा आएगा, यू प्ले। बहुवचन करता है हम, वी, तो वी के साथ भी वर्ब वैसा का वैसा आएगा, वी प्ले। सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कि वर्ब में हमको S या ES लगाने की जरूरत पड़ेगी। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूं। यहां पर कौन क्रिकेट खेलता है? मैं। तो मैं यहां पर क्या है? करता है, यानी सब्जेक्ट है। मैं के लिए इंग्लिश में आता है I। उसके बाद यहां पर क्रिया क्या है आप देखिए, क्रिया है खेलना। खेलना के लिए यहां पर आ रहा है खेलता हूं, ता हूं, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और अभी हमने स्ट्रक्चर देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ या I और U के साथ हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है? I। तो यहां पर हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे प्ले। I प्ले, इसका मतलब क्या हुआ? मैं खेलता हूं। क्या खेलता हूं? क्रिकेट। क्रिकेट यहां पर ऑब्जेक्ट है, वो उसके बाद लगाएंगे। तो सेंटेंस कैसे क्या बनेगा? I प्ले क्रिकेट। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, हम क्रिकेट खेलते हैं। हम यहां पर क्या है? करता है। कौन क्रिकेट खेलते हैं? हम। तो हम यहां पर क्या है? करता, सब्जेक्ट। हम के लिए इंग्लिश में बोलेंगे वी। ये बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वी प्ले। क्या खेलते हैं? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो। यहां पर करता क्या है? तुम, यानी यू। यू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां पर लगेगी, यू प्ले। तुम खेलते हो। क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्रिकेट उसके बाद आएगा, यू प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेलते हो। वह क्रिकेट खेलता है। यहां पर करता कौन है? वह। कौन क्रिकेट खेलता है? वह। वह यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। ही क्रिया क्या है? प्ले। तो ही प्ले नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमको प्ले में एस लगाना पड़ेगा। ही प्लेज, वह खेलता है। क्या खेलता है? क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलता है। तो आपने देखा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ I और U के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जबकि हमने ही के साथ वर्ब में S लगाया। अब हम देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, जिनको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ये देखते हैं। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि जब डू नॉट या डज नॉट लग गया तो हम
किसी भी तरह का सब्जेक्ट होगा उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो उसके बाद आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट लगेगा। आपने पहले पढ़ लिया है कि डू का प्रयोग हम बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, आई और यू के साथ हम डू करें का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहां पर डू नॉट आ गया तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि वर्ब में एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना है, आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, कोई एस या ई एस नहीं लगाने की ज़रूरत है। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेलता है, यहां पर आप ध्यान देंगे ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके लिए हम ही के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, जहां पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाने के लिए आप कोई भी टेंस में आप देखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा सब्जेक्ट के हम पहले लगा देंगे। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, तो डू और डज को हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे, तो डू और डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स अगर हैं तो वो लिखे जाएंगे। डू और डज आया है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। आइए हम प्रैक्टिस करते हैं। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ डू का प्रयोग होगा। प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या शुरू में आया है, तो डू को हम सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे। डू आई, फिर उसके बाद वर्ब आएगा। डू आई प्ले, क्या मैं खेलता हूं, ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर या अदर वर्ड्स जो भी होंगे, क्रिकेट। डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूं। क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, डू वी प्ले क्रिकेट। वी यहां पर सब्जेक्ट है, वी के साथ हम डू लगाएंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए यहां पर डू वी के पहले आएगा। डू वी, उसके बाद आएगा वर्ब, डू वी प्ले क्रिकेट, क्रिकेट सबसे बाद में आएगा। डू वी प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट, क्योंकि ही के साथ हम डज का प्रयोग करेंगे। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए डज को हम ही के शुरू में लगाएंगे, उसके बाद ही आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। क्या वह खेलता है, डज ही प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर प्रश्न भी पूछा जाता है और जो निगेटिव भी होते हैं। जैसे क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या तुम फिल्म नहीं देखते हो, यहां पर क्या भी आ रहा है और निगेटिव का नहीं भी आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसे बनता है देखिए। प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए हेल्पिंग वर्ब्स पहले आएगी, डू या डज पहले लग जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा क्योंकि यहां पर निगेटिव सेंटेंस है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे अभी हमने आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जिसमें डू डज पहले आ रहा था, सब्जेक्ट आ रहा था और उसके बाद वर्ब आ रही थी, यहां पर सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट और लगा देंगे, राइट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आप इस सेंटेंस को देखिए, यहां पर प्रश्नवाचक भी है और ये नहीं भी यहां पर आ रहा है, तो ये इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस हुआ जहां पर प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगानी पड़ेगी और इस सेंटेंस में नॉट भी आएगा जो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगेगा। डू आई नॉट प्ले क्रिकेट, शॉर्ट फॉर्म में इसको डोंट आई प्ले क्रिकेट भी बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको डोंट आई प्ले क्रिकेट भी बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में डोंट आई प्ले क्रिकेट। इसमें क्या होता है, डू आई नॉट जो है, आई के बाद जो नॉट लगा है वो नॉट पहले ही आ जाता है और उसको डू नॉट को इकट्ठा बोल देते हैं डोंट, फिर आएगा आई प्ले क्रिकेट, डोंट आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, डोंट वी प्ले क्रिकेट या डू वी नॉट प्ले क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डोंट यू प्ले क्रिकेट या डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेलता है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट
या डजंट ही प्ले क्रिकेट। इंटेरोगेटिव विद WH वर्ड्स, मैंने आपको बताया था प्रश्नवाचक वाक्य WH वर्ड्स के साथ। WH वर्ड्स क्या हैं? व्हाट माने क्या, वाई माने क्यों, व्हेन माने कब, हाउ माने कैसे, हाउ मेनी कितने, वेयर माने कहाँ। ये जो वर्ड्स हैं ये खुद अपने आप में प्रश्नवाचक शब्द हैं। तो जब सेंटेंसेस WH वर्ड्स के साथ बनते हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। इनको भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से ये चीज़ें बता रहा हूँ। इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनेगा, बिकॉज ये प्रश्नवाचक वाक्य ही हैं। तो जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाते थे वैसे ही पूरा स्ट्रक्चर बनेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स बाद में आएंगे। इसमें चूंकि WH वर्ड्स हैं तो WH वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब्स के भी पहले आ जाएंगे। तो स्ट्रक्चर बनेगा WH वर्ड्स, व्हाट, वाई, वेयर जो भी लगेगा वो, प्लस डू या डज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहां पर एक चीज और समझने वाली है, वो आप जरूर देखें। नीचे 2 सेंटेंसेस आपको दिख रहे हैं। क्या मैं खेलता हूं, दूसरा सेंटेंस है मैं क्या खेलता हूं। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि किसमें अभी हमने जो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा, पहला वाक्य सीधे सीधे उस तरीके से बनेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रही है, डू आई प्ले। दूसरे सेंटेंस को हम बना रहे हैं व्हाट डू आई प्ले। आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर ये पहला वाले सेंटेंस में डू क्यों लगाया और दूसरे वाले सेंटेंस में हमने व्हाट के साथ क्यों प्रश्नवाचक वाक्य बनाया। मैं इसका डिफरेंस आपको बता देता हूं। पहले वाक्य में आप देखिए, क्या मैं खेलता हूं। किन वाक्यों में हम हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा के प्रश्नवाचक बना सकते हैं? 2 तरीके हैं इसको देखने के। एक तो आप देखिए सेंटेंस में क्या, सेंटेंस के शुरू में आ रहा है, क्या मैं खेलता हूं, एक तो ये पहचान है। दूसरी पहचान ये है कि इस तरह के वाक्यों में जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर या उत्तर हम यस या नो में दे सकते हैं। क्या मैं खेलता हूं, यस या नो में आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह का जब वाक्य हो जहां क्या पहले आए और जिसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में दे सकते हो, इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हमने जैसा अभी सीखा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना, वैसे ही बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगा के। अब आप दूसरे सेंटेंस को देखिए, मैं क्या खेलता हूं। यहां पर क्या सेंटेंस के बीच में आ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे सकते हैं। मैं क्या खेलता हूं, आपको बताना पड़ेगा आप क्या खेलते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं, आप फुटबॉल खेलते हैं, आप टेनिस खेलते हैं, आप क्या खेलते हैं। तो इस तरह का जब वाक्य होगा तो उसको WH वर्ड के साथ हम बनाएंगे। तो यहां पर व्हाट माने क्या, व्हाट पहले आएगा और उसके बाद फिर जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं वैसे ही बनेगा, व्हाट डू आई प्ले। तो ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझना है। मैं क्या खेलता हूं, यहां पर क्या बीच में आ रहा है। दूसरी बात, इस प्रश्न का उत्तर हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, हमें बताना पड़ेगा कि आप क्या खेलते हैं। इसलिए इस तरह के प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने के लिए हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। व्हाट डू आई प्ले, मैं क्या खेलता हूं। इसको इस तरह से नहीं बना सकते डू आई प्ले, उसका तो मतलब हो जाएगा क्या मैं खेलता हूं। यहां पर पूछ रहा मैं क्या खेलता हूं, व्हाट डू आई प्ले। हम क्यों खेलते हैं, क्यों यानी वाई, WH वर्ड के साथ बनेगा तो वाई पहले आएगा। फिर उसके बाद वी यहाँ पर सब्जेक्ट है तो उसके लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। तो वो सब्जेक्ट के पहले लगेगा डू और वाई के बाद लगेगा, तो वाई डू वी प्ले, हम क्यों खेलते हैं। तुम कहाँ खेलते हो, कहाँ के लिए आता है वेयर, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो। वह कब खेलता है, व्हेन डज ही प्ले, व्हेन के कब के लिए व्हेन, ही के साथ डज आएगा, प्रश्नवाचक वाक्य है इसलिए वो भी सब्जेक्ट के पहले लगेगा एंड उसके बाद आएगी सब्जेक्ट फिर क्रिया, व्हेन डज ही प्ले, वह कब खेलता है। तो आपने 5 तरह के सेंटेंस बनाने अब सीख लिए हैं। अब आप एक्सरसाइज करके हम देखते हैं कि आपने कितना सीखा। आप एक्सरसाइज करते समय इनको जोर जोर से बोल के प्रैक्टिस करें। वह टीवी देखती है, कर्ता कौन है यहाँ पर, कर्ता कैसे पता करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे कौन टीवी देखता है, वह। कौन टीवी देखती है, वह यानी शी।
शी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन है, उसके लिए क्रिया में एस या ईएस हम लगाएंगे। देखना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, तो वॉच में ईएस लगाएंगे। शी वॉचेस, वह देखती है। क्या देखती है? टीवी। शी वॉचेस टीवी। उसका बड़ा भाई पार्क जाता है। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? कौन पार्क जाता है? उसका बड़ा भाई, हिज एल्डर ब्रदर। अगर लड़की का बड़ा भाई है तो उसके लिए हम बोलेंगे हर एल्डर ब्रदर। भाई के लिए ब्रदर, बड़ा भाई है इसलिए एल्डर, उसका बड़ा भाई है इसलिए हिज। अगर लड़की का बड़ा भाई है तो हर, तो हिज एल्डर ब्रदर या हर एल्डर ब्रदर आप बोल सकते हैं। हिज एल्डर ब्रदर, क्रिया क्या है? जाता है, जाना। गो यानी जाना, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गो में हम ईएस लगाएंगे। हिज एल्डर ब्रदर गोज, उसका बड़ा भाई जाता है। कहां जाता है? टू द पार्क, वो बाद में आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब आपने पहचान लिया तो सेंटेंसेस बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। हिज एल्डर ब्रदर गोज टू द पार्क। हमारे प्राचार्य नहीं पढ़ाते हैं। कौन नहीं पढ़ाते हैं? हमारे प्राचार्य। हमारे प्राचार्य यहां पर क्या है? सब्जेक्ट है। प्राचार्य के लिए प्रिंसिपल, हमारे के लिए आवर प्रिंसिपल। अगर यहां पर होता तुम्हारे प्राचार्य तो क्या बोलते? योर प्रिंसिपल। अगर यहां पर होता उसके प्राचार्य तो क्या बोलते? हिज प्रिंसिपल या हर प्रिंसिपल। तो यहां पर है हमारे प्राचार्य नहीं पढ़ाते हैं। आवर प्रिंसिपल सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहां पर आएगा डज नॉट। ये निगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर आएगा डज नॉट। आवर प्रिंसिपल डज नॉट। पढ़ाना यानी टीच, तो आवर प्रिंसिपल डज नॉट टीच। यहां पर चूंकि डज नॉट आ गया है इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, उसमें एस या ईएस आपको नहीं लगाना है। आवर प्रिंसिपल डज नॉट टीच। राकेश नहीं नहाता है। राकेश डज नॉट बाथ। बात यानी स्नान भी होता है और बात यानी स्नान करना भी होता है, नहाना भी होता है। एज अ वर्ब इसको यूज करते हैं। तो राकेश डज नॉट बाथ। क्या वह आती है? यह प्रश्नवाचक वाक्य है। अब इसको व्हाट के साथ बनाना है या हेल्पिंग वर्ब के साथ बनाना है, यह जानने के लिए मैंने आपको पहचान बताई थी। क्या सेंटेंस के शुरू में आ रहा है। दूसरा, इस प्रश्न का उत्तर हम या हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वो आती है? आप बता सकते हैं कि हाँ आती है या नहीं आती है। तो ये हेल्पिंग वर्ब को के साथ ही बनेगा ये प्रश्नवाचक वाक्य। क्या वह आती है? शी, सब्जेक्ट क्या है? शी के साथ हम डज लगाएंगे तो प्रश्नवाचक वाक्य तो डज पहले आ जाएगा। डज शी। आना, वर्ब क्या है? आना। आने के लिए होता है कम, तो डज शी कम। क्या वह आती है? क्या तुम्हारे दोस्त कंप्यूटर सीखते हैं? कौन कंप्यूटर सीखता है? तुम्हारे दोस्त, योर फ्रेंड्स। योर फ्रेंड्स यहां पर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमेशा डू आएगा, तो डू यहां पर सब्जेक्ट के पहले लगेगा। डू योर फ्रेंड्स। सीखना यानी लर्न। प्रश्नवाचक वाक्य इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी लर्न को हम लर्न ही लिखेंगे। डू योर फ्रेंड्स लर्न कंप्यूटर्स। क्या तुम्हारे दोस्त कंप्यूटर सीखते हैं? क्या कपिल आम नहीं खाता है? डस कपिल नॉट ईट मैंगोज। क्या शालू की मम्मी खाना नहीं बनाती है? डज शालूज मदर नॉट कुक। शालू की मम्मी के लिए क्या आएगा? शालूज मदर। सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हम डज का प्रयोग करेंगे। डज शालूज मदर नॉट कुक। सेंटेंसेस बनाना आपने सीख लिया है, एक्सरसाइजेस भी आपने सीख ली हैं। अब आप होमवर्क भी करेंगे तो टेंस आपके हो जाएंगे पक्के, आप टेंस के हो जाएंगे मास्टर। और चूंकि आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो मेरा सजेशन है कि इस तरह के सेंटेंसेस बनाना सीखिए और आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आपको 10 सेंटेंसेस हिंदी के दे रहा हूं जिनको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, और 10 सेंटेंसेस मैं आपको इंग्लिश में दे रहा हूं जिसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करना है। और ये सेंटेंसेस लिख के आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। मैं पर्सनली उनको चेक करूंगा और देखूंगा कि आपने कितने सही सेंटेंसेस बनाए हैं, आपने कितना सीखा है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा।
आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा, इसकी प्रैक्टिस करिए। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मोबाइल पर मिले और आपका कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। साथ में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी डालिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।